कुछ ही दिनों में ये अपने पहले मिशन के लिए तैयार भी हो जाएंगे। इसलिए आज हम भारत की वायुसेना को सर्वशक्तिशाली बनाने वाले इन रफाल फाइटर जेट्स की खूबियों का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि इन लड़ाकू विमानों के आने से भारत की ताकत किस हद तक बढ़ जाएगी। इन विमानों में ऐसा खास क्या है? घातक हथियारों से युक्त एक रफेल फाइटर जेट की कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन माना जाता है कि एक रफाल विमान दुश्मन के 16 विमानों पर भारी पड़ता है। और आज हम ये भी बात करेंगे कि रफाल के भारत आने पर आखिर अपने देश में इतना उत्साह क्यों है, और कोई हथियार खरीदने पर आपने आखिरी बार देश में ऐसा उत्साह कब देखा था। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन असल में नहीं बल्कि सिर्फ नकल में विश्वास रखता है। और स्थिति यह है कि चीन में बड़े पैमाने पर नकली फाइटर जेट से लेकर नकली गाड़ियां बनाई जाती हैं। यानी चीन में नकल का यह कारोबार हवा से लेकर जमीन तक फैला हुआ है। चीन की वायुसेना में जो फाइटर जेट्स हैं उनमें से ज्यादातर अमेरिका और रशिया के फाइटर जेट्स की हूबहू कॉपी हैं। इसी तरह चीन की सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ती हैं उनमें से कई गाड़ियां दुनिया की मशहूर कारों की सस्ती नकल हैं। यहां तक कि चीन की सबसे सस्ती फैमिली कार भारत की मशहूर मारुति 800 की हूबहू नकल है। दुनिया भर में जितना भी नकली और डुप्लीकेट सामान सप्लाई होता है उसमें से 80% चीन में बनता है। इसलिए आज हम आपको यह समझाएंगे कि चीन को कॉफी से लेकर कार तक की नकल करके क्या मिलता है और इससे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को कितना नुकसान होता है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत के फिट इंडिया कैंपेन की नकल अब कैसे दुनिया भर के देश और नेता कर रहे हैं। फिट इंडिया कैंपेन की तर्ज पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के लोगों को फिट बनाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। और इसकी वजह यह है कि बोरिस जॉनसन खुद मोटापे का शिकार हैं और इस बात का एहसास उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद हुआ, क्योंकि तब मोटापे की वजह से ही उनकी स्थिति काफी बिगड़ गई थी। अब बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि ब्रिटेन के लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। इसलिए मोटापे के खिलाफ ब्रिटेन के इस आंदोलन के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। आज हम आपको बताएंगे कि आप डॉक्टर कलाम के जीवन की किन 5 बातों को अपने जीवन में उतारकर खुद को एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के दूरदर्शन पर प्रसारण पर कम्युनिस्ट पार्टी ने आपत्ति जताई है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सीपीआई के सांसद बिनॉय विस्मम ने एक चिट्ठी लिखी है। विस्मम ने लिखा है कि दूरदर्शन पर धार्मिक कार्यक्रम का प्रसारण राष्ट्रीय अखंडता की भावना के खिलाफ है। सरकार की ओर से संचालित दूरदर्शन का इस्तेमाल अयोध्या के धार्मिक कार्यक्रम के प्रसारण में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर going there is conveying a wrong message to the nation, and the national broadcaster making a live telecast of the whole episodes is also creating a very unhealthy way of thoughts in the minds of the people. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की आपत्ति समाज विरोधी है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई भूमि पूजन के सुझाव पर विश्व हिंदू परिषद ने उद्धव ठाकरे को घेरा है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि उद्धव के बयान से बाला साहेब की आत्मा आहत हुई होगी। उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए इतने नीचे स्तर तक गिरना पड़ रहा है। ई भूमि पूजन वाले उद्धव ठाकरे के सुझाव पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने सफाई दी है। राम जन्मभूमीशी असलेल्या लाखो करोडो लोकांचा भावनिक नातं जर सगळं काही सुरळीत असतं तर लाखो लोक तिथे गेले असते। त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये उद्धव ठाकरे तिथे स्वतः जातील आमंत्रण आल्यावर, तेवढंच मी सांगतो। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से शिव सैनिकों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 1001 लड्डुओं का भोग लगाया। फ्रांस से भारत को मिले 5 रफाल लड़ाकू विमान यूएई के अल दाफरा एयरबेस तक पहुंच गए। इन विमानों ने फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से आज सुबह लगभग 12:15 बजे उड़ान भरी थी। 7 घंटे की उड़ान के बाद सभी लड़ाकू विमान अबू धाबी पहुंच गए।
ये पांचों विमान 29 जुलाई को अबू धाबी से हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट रफाल को लेकर भारत आ रहे हैं। फ्रांस से भारत तक रफाल कुल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान हवा में ही रफाल में ईंधन भरा जाएगा। भारत में रफाल विमान की तैनाती अंबाला एयरबेस पर होगी। इसके अलावा रफाल की एक स्क्वाड्रन की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगी। राजस्थान में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर राजभवन की ओर से कहा गया है कि अशोक गहलोत सरकार को 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में गवर्नर और मध्य प्रदेश में गवर्नर का संविधान अलग अलग है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर सीपी जोशी की ओर से दायर याचिका वापस ले ली गई। राजस्थान हाईकोर्ट में बीजेपी के नेता मदन दिलावर की ओर से बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। कांग्रेस के बागी सचिन पायलट के समर्थक गुट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत कैंप के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। जो बाड़ाबंदी में विधायक बैठे हैं, उन विधायकों में हताशा है। उस हताशा को रोकने के लिए, उन विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह का सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं। वहाँ पर 10 से 15 विधायक आज भी हमसे संपर्क कर रहे हैं। भारत सरकार ने चीन के 47 और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इन ऐप्स पर प्रतिबंध का आदेश शुक्रवार को जारी किया गया। चीन के जिन 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो पहले से बंद किए गए 59 मोबाइल ऐप्स के ही क्लोन थे। मतलब पहले से प्रतिबंधित ऐप के जैसे ऐप बनाकर बाजार में उतार दिए गए थे। इनमें टिकटॉक लाइट, कैम स्कैनर एडवांस जैसे ऐप्स शामिल हैं। इससे पहले 29 जून को 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार लगातार चीन के मोबाइल ऐप्स की समीक्षा कर रही है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में आज मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस को जानकारी दी है कि रिया चक्रवर्ती के जरिए उनकी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से हुई थी। वो सुशांत सिंह राजपूत से 2 बार मिले थे। मुलाकात के दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनकी फिल्म बनाने की कोई योजना नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट ने मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे फिल्म सड़क 2 के लीड रोल के लिए कभी संपर्क नहीं किया। महेश भट्ट ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के आरोपों से भी इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 3 आधुनिक कोरोना टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। आईसीएमआर के ये तीनों लैब मुंबई, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में देश में एक दिन में कोरोना के 10 लाख सैंपल टेस्ट किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,931 नए केस आए हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 14,35,453 हो गई है। 32,771 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,17,568 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। आज हम सबसे पहले भारत को मजबूती देने वाली उड़ान का विश्लेषण करेंगे और ये वो उड़ान है जिससे हमारे यहां कुछ लोग आज परेशान भी हो गए होंगे, क्योंकि इन्होंने इस उड़ान को रोकने की पूरी कोशिश की थी। हम रफाल लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आज फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और बुधवार तक ये विमान भारत पहुंच जाएंगे और भारत के लोग इस विमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी और 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके ये 5 लड़ाकू विमान 2 दिन में भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे, जहां से इन्हें अगले कुछ दिनों में अपने पहले मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। और आज की परिस्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लड़ाकू विमानों का पहला मिशन कहां पर होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, लद्दाख
सीमा पर भारतीय वायुसेना को नई मजबूती देने और चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिए ये 5 रफाल विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भारत आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। तो रफाल की ये गर्जना आपने सुनी होगी और रफाल की ये गर्जना चीन तक जरूर पहुंची होगी और चीन को संदेश देने के लिए ही ये 5 रफाल भारत आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, और आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए, कि आपने आखिरी बार हमारे देश में किसी बड़े हथियार की खरीद पर इतनी एक्साइटमेंट, इतना जोश पहले कब देखा था। यानी भारत के लोग रफाल की इस खरीद पर, रफाल के भारत आने पर इतने जोश में क्यों हैं, और भारत के लोग यानी आम जनता भी इस विमान का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही है। एक जमाना था जब पाकिस्तान की वायुसेना हमारी वायुसेना से बहुत मजबूत हुआ करती थी, क्योंकि तब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और लड़ाकू विमान दोनों मुहैया करा रहा था, और अमेरिका ये हथियार और लड़ाकू विमान देने से भारत को इनकार कर दिया करता था। यानी भारत भी चाहता था कि पाकिस्तान की बजाय अमेरिका भारत को F-16 विमान दे, लेकिन तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक विमान दिए और पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत सक्षम बना दिया था। जैसे उदाहरण के लिए वर्ष 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी को पत्र लिखकर अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान और उनकी मदद मांगी थी, और साथ में यह भी लिखा था कि ये विमान भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर भी अमेरिका ने मदद देने से तब इनकार कर दिया था। इसलिए आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये कितनी महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं रफाल विमानों पर हमारे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था, राजनीति हुई थी। इस मुद्दे पर चुनाव तक लड़ा गया था, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और एक जमाना ऐसा आया था जब हमारे देश का मीडिया भी हर रोज रफाल के बारे में बात करता था। हमारे देश के न्यूज चैनल्स में जो डिबेट्स होते हैं, हर रोज रफाल के बारे में ही डिबेट होता था, और कितने महीनों तक रफाल के बारे में अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छपती थी और कहा जाता था कि ये डील सही नहीं है। एक हमारे देश का एक खास वर्ग ऐसा था जिसने फ्रांस में लड़ाकू विमानों के समझौते को रद्द करवाने में पूरा जोर लगा दिया था। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी ने इसे 2019 के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जबकि भारत को रफाल जैसी नई तकनीक वाले शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की पिछले 2 दशकों से बहुत ज्यादा जरूरत थी, और जब यह समझौता हुआ तो उसे हमारे ही देश के नेताओं ने अपनी राजनीति से क्रैश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ऐसे सभी लोगों की कोशिशें आखिरकार असफल साबित हुई, और 2016 में हुए 36 रफाल लड़ाकू विमानों के समझौते के तहत 4 साल बाद अब 5 रफाल विमान भारत पहुंच रहे हैं। इन 5 विमानों में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर विमान हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट पूरी ट्रेनिंग के बाद फ्रांस से भारत ला रहे हैं। भारतीय वायुसेना को अब तक कुल 10 रफाल विमान मिल चुके हैं, जिसमें 5 भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और 5 विमान फिलहाल फ्रांस में ही ट्रेनिंग मिशन पर हैं। वर्ष 2021 यानी अगले साल के आखिर तक ये सारे 36 रफाल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आज आपको 2 बातें समझनी चाहिए। पहला, भारत के लोग, भारत की जनता रफाल के आने पर इतनी उत्साहित क्यों है, और दूसरी बात यह कि पूरा 2019 का जो साल था, खासतौर पर चुनाव से पहले
लगातार इस विमान को लेकर हमारे देश के नेताओं ने राजनीति की थी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, कितनी PIL लगाई गई थी, और आज शायद देश को ये समझ में आ रहा है कि ये विमान हमारे लिए कितना जरूरी था। और आज हमारी उन नेताओं को फिर से चुनौती है, राहुल गांधी को भी फिर से चुनौती है कि अब जब ये रफाल विमान आ रहे हैं तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो इन विमानों के यहां आने का विरोध करना चाहते हैं या इनका स्वागत करना चाहते हैं। पूरे देश को इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब इन विमानों के आने पर भी कुछ ट्वीट करें, कुछ वीडियो जारी करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना कोई स्टेटमेंट दें। बहुत दिलचस्प होगा यह जानना कि अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, इनका स्वागत करती है या अब भी यह कहती है कि इन विमानों को वापस ले जाइए। वैसे तो सामान्य स्थितियों में ऐसे लड़ाकू विमानों को सैन्य मिशन के लिए तैयार होने में कम से कम 6 महीना लगते हैं, लेकिन अभी सामान्य स्थितियां नहीं हैं और सीमा पर बहुत तनाव है। इसलिए जानकारों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इन रफाल लड़ाकू विमानों को 1 हफ्ते के अंदर ही सैन्य तैनाती के लिए तैयार किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के 12 फाइटर पायलट्स इन विमानों को उड़ाने के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित किए जा चुके हैं और फ्रांस से चले इन रफाल विमानों का रूट मैप आज हम आपको दिखाना चाहते हैं किस रास्ते से ये आ रहे हैं। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से ये 5 विमान आज दोपहर 12 बजे भारत के लिए उड़े। यहां से ये विमान UAE में आबू धाबी के रास्ते भारत आएंगे। फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान आबू धाबी के अल दफ्र एयरबेस पर पहुंचे। अल दफरा पर यह पहुंचे रिफ्यूलिंग के लिए। इस यात्रा में फ्रांस की वायुसेना के 2 मिड एयर रिफ्यूलर्स विमान भी इनके साथ थे, जिन्होंने हवा में ही इन विमानों में ईंधन भी भरा। इन विमानों को ला रहे भारतीय फाइटर पायलट्स रात में आबू धाबी में रुकेंगे, कुछ आराम करेंगे और फिर इसके बाद अगले दिन यानी कल ये अंबाला के लिए रवाना होंगे। ये 5 विमान रफाल विमानों की पहली स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे, जिसका नाम रखा गया है द गोल्डन एरोज। अब हम आपको भारतीय वायुसेना के उन जाबाजों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इन विमानों को फ्रांस से भारत ला रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं। इन जाबाजों और इन विमानों को फ्रांस से विदाई देने के लिए फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इसके अलावा रफाल विमानों को बनाने वाली कंपनी फ्रांस की मशहूर रक्षा कंपनी डसों एविएशन के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस की सबसे मजबूत दोस्ती का प्रतीक बन चुके हैं। वैसे तो भारतीय वायुसेना में वर्ष 1953 से फ्रांस के लड़ाकू विमान हैं और जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की पहचान रहे हैं। ये दोनों ही फ्रांस में बने हुए विमान हैं, लेकिन रफाल की बात ही अलग है और आज का वक्त भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि जब चीन जैसे देश के सामने भारत मजबूती से खड़ा है तो फ्रांस जैसा देश भारत को सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी देने में कोई भी हिचक दिखा नहीं रहा है। यानी फ्रांस ने इस समय जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, भारत का पूरा साथ दिया है। फ्रांस की वायुसेना और वहां की नौसेना पिछले 16 वर्षों से रफाल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाकू विमान अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के युद्ध में भी अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं और इसी वजह से इजिप्ट, कतर और भारत जैसे देशों ने फ्रांस के साथ रफाल विमानों की खरीद का समझौता किया था। वैसे भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस के लड़ाकू विमान नए नहीं हैं। भारतीय वायुसेना में 50 से ज्यादा मिराज 2000 लड़ाकू विमान इस समय मौजूद हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक इन्हीं मिराज 2000 विमानों के जरिए की गई थी, लेकिन रफाल जैसा MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत भारतीय वायुसेना को 90 के दशक से ही महसूस हो रही थी। इस तरह के लड़ाकू विमान हर तरह के रोल और हर तरह के मिशन के लिए सक्षम होते हैं। जैसे इस लड़ाकू विमान में हवाई हमले, जमीन पर सेना की मदद और एंटी शिप अटैक की क्षमता है। भारत ने जब MMRCA टेंडर की शुरुआत की थी, तब उसकी नजर में दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान थे और इन्हीं में से एक को चुनना था। कौन कौन से 6 विमान थे, आज आपको बताते हैं। इनमें अमेरिका का F-16 और F-18, रशिया का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून नाम के विमान थे, जो कि इस कंपटीशन में शामिल थे कि इनमें से किसी एक को भारत को चुनना है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जब बारीकी से इन सारे विमानों को परखा तो रफाल ने सबको पीछे छोड़ दिया।
पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन के मुकाबले रफाल दुगना ताकतवर है। यानी अगर भारतीय वायुसेना के एक रफाल विमान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमान तैनात करने होंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि रफाल कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन विमान माने जाते हैं और ये उसने अमेरिका से खरीदे हैं। लेकिन रफाल के सामने उनकी शक्ति भी घटकर आधी रह जाएगी। रफाल का इंजन, इसका एयरफ्रेम, इसका डिजाइन और इसके एवियोनिक्स सबसे बेहतर माने जाते हैं। जरूरत पड़ने पर इस विमान का इंजन सिर्फ आधे घंटे में बदला भी जा सकता है, जबकि सुखोई लड़ाकू विमान का इंजन बदलने में 8 घंटे लगते हैं। फ्रांस ने इन लड़ाकू विमानों का निर्माण भारतीय वायुसेना की कुछ खास जरूरतों को ध्यान में रखकर किया है। जैसे भारत के रफाल में आधुनिक रेडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। विमान में इजराइल में बने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हैं, जिससे पायलट जहां भी नजर घुमाएगा पूरा वेपन सिस्टम उसे वहीं दिखने लगेगा। एक रफाल 24 घंटे में 5 सॉर्टीज यानी 5 बार उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 24 घंटे में सिर्फ 3 उड़ान भरने में ही सक्षम है। आपको याद होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर रफाल होता तो वो कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे दे सकता था। भारत के लिए विशेष तौर पर बना रफाल कैसे दूसरों के मुकाबले बहुत घातक है और कैसे 18 वर्षों के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों का इंतजार अब खत्म हुआ है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे और रफाल की खासियत और भारतीय वायुसेना के लिए इस विमान की अहमियत को भी आप आज इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। ये तस्वीरें आज उन सभी को चुभ रही होंगी जो रफाल की उड़ान के रास्ते में रुकावट बनी। लेकिन आज की इन तस्वीरों का सीधा संदेश यही है कि भारत का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले रफाल बस 2 दिन में भारत आने वाले हैं। ये लड़ाकू विमान भारत के लिए क्यों जरूरी है? इस सवाल का जवाब इसी में है कि करीब 18 वर्षों से भारतीय वायुसेना ऐसे लड़ाकू विमान का इंतजार कर रही थी, जिसकी ताकत और जिसकी तकनीक की टक्कर का विमान आसपास कोई ना हो। रफाल जो है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है। कहा जाता है कि ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि उनको एक मिशन में 3 या 4 रोल्स एक साथ कर सकते हैं और इसके कारण एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में काफ़ी इक्विपमेंट ज़्यादा है और उसके स्विचिंग के मेथोडोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए फ्रेंच टेक्नोलॉजी और उनकी इनोवेशन के कारण ये जो सारा कॉम्प्लेक्स जो मामला जो है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है और पायलट फ्रेंडली है इस जहाज। तो इसीलिए इस जहाज को हम गेम चेंजर बुलाते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से रफाल पर राजनीति हुई, उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम मजबूती से खड़ी ना होती तो आज 18 साल बाद भी रफाल जैसे लड़ाकू विमान भारत को न मिलते। रफाल फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन का लड़ाकू विमान है। इसमें 2 इंजन है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह से हमला कर सकता है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। यह परमाणु बम से लैस हो सकता है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। रफाल 2130 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। रफाल 3700 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें कई तरह की मिसाइल फिट की जा सकती है। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile, and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault
for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. भारत के लिए बना रफाल सबसे घातक लड़ाकू विमान इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। इसके 4 मारक हथियारों में नया हथियार हैमर मिसाइल है। रफाल से लॉन्च किए जाने के बाद हैमर मिसाइल लगभग 70 किलोमीटर दूर किसी लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हैमर मिसाइलें पहाड़ी इलाकों में बने किसी बंकर को नष्ट कर सकती हैं और लद्दाख में चीन के मुकाबले ये भारत की ताकत को बढ़ा देंगी। एक रफाल फाइटर जेट एक साथ 250 किलोग्राम की 6 हैमर मिसाइलों को ले जा सकता है, यानी एक साथ 6 टारगेट को निशाना लगा पाएगा। भारत की जरूरतों को देखते हुए फ्रांस की सेना के लिए बनी हैमर मिसाइलें भारतीय वायुसेना को मिलेंगी और भारत का रफाल इन मिसाइलों से लैस होकर दुश्मन के लिए और खतरनाक हो जाएगा। रफाल पहले से ही 3 और घातक हथियारों से लैस है, जिनमें 2 मिसाइलें सबसे घातक हैं, मेटियोर और स्काल्प। इसमें हवा के दुश्मनों का अंत करने के लिए मेटियोर मिसाइल मौजूद है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से ओझल लक्ष्यों पर भी हमला करती है। लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मनों के लिए रफाल का एक और घातक अस्त्र है स्काल्प मिसाइल। यह दुश्मन के इलाके में घुसकर दूर तक अटैक करेगी। आप कल्पना कीजिए कि जब लद्दाख सीमा पर सुखोई 30, मिग-29, मिराज 2000 के साथ सबसे शक्तिशाली रफाल फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना की ताकत में जुड़ जाएंगे, तो फिर भारत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, फिर चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त चीन के लिए इससे बड़ा संदेश दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। ये तरह तरह की मिसाइल्स फायर करने की काबिलियत रखते हैं। जैसे हैमर हुआ, वो तकरीबन 70 किलोमीटर तक फायर करता है और ज़बरदस्त किसी भी बंकर को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। मीटियोर जो तकरीबन 100 किलोमीटर तक मिसाइल फायर होती है, स्कैल्प 300 किलोमीटर तक वो मिसाइल फायर होती है। ये एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई ऑल्टीट्यूड में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ी आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो मैं कहूँगा इस तरह के का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आना इज़ अ रियल गेम चेंजर। यानी देश की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए जिन विमानों का इंतजार वर्षों से हो रहा था, वो विमान आखिरकार भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। अब तक भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के लिए प्रमुख तौर पर रूस पर निर्भर रही, लेकिन रफाल के आने के साथ ही नए जमाने की शक्तिशाली यूरोपीय तकनीक वाले लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना के पास होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सभी के मन में एक सवाल भी होगा, और वो ये कि आखिरी बार कब आपने भारत को मिलने वाले किसी लड़ाकू विमान या हथियार पर देश में इतना उत्साह देखा था। शायद ऐसा उत्साह आपने कभी नहीं देखा होगा। उत्साह से ज्यादा हमारे यहां रक्षा सौदों को लेकर हमेशा विवाद होते हैं, स्कैम होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, और फिर उन्हें राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। और इसमें गलत भी नहीं है, पहले विवाद होते भी थे और कई विवाद सही भी होते थे, कई बार भ्रष्टाचार होता भी था। लेकिन विवाद के बाद भी अगर रफाल को लेकर इतना उत्साह है तो यह बहुत बड़ी बात है, और ये बदलते हुए भारत का एक संकेत है। भारतीय वायुसेना को आखिरी लड़ाकू विमान वर्ष 2002 में रशिया से सुखोई 30 के तौर पर मिले थे। जब हमने रशिया से सुखोई 30 विमान खरीदे थे, तब से अब तक 18 वर्ष गुजर चुके हैं। अब जाकर भारतीय वायुसेना को अपने नए लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। भारत ने 36 रफाल विमान करीब 59,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। यह डील बहुत बड़ी है, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील है, और यह कीमत हथियार से लैस रफाल की है। यानी एक रफाल विमान की कीमत 1600 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि बिना हथियार वाले रफाल की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए होती है। लेकिन घातक हथियारों से लैस भारत के रफाल विमानों की अच्छी बात यह है कि इस सौदे में 5 साल का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। यानी इस विमान से जुड़ी हर तकनीकी जरूरत को फ्रांस 5 साल तक पूरा करेगा। इन विमानों से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग भी फ्रांस दे रहा है, और सभी विमान भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में मिल रहे हैं। यानी इनकी डिलीवरी होते ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडी टू फ्लाई है।
जिन लोगों को वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें यह सुनकर बहुत हैरानी होगी कि उस युद्ध में भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस युद्ध की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के 35 लड़ाकू विमान उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान के हमले में नष्ट हो गए थे। लेकिन शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने जज्बे से, अपनी बहादुरी से इस युद्ध को जीता और बिना रुके लगातार करीब 200 मिशंस में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए किसी भी देश की वायुसेना का शक्तिशाली होना बहुत ही जरूरी होता है। रफाल फ्रांस में बना है, लेकिन यह भारत की वायुसेना की ताकत को बहुत हद तक बढ़ा देगा। रफाल चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपनी वायुसेना की ताकत को दूसरे देशों की नकल करके बढ़ा रहे हैं, और चीन में नकल का यह कारोबार आसमान से लेकर जमीन तक फैला है। यानी वो असल में नहीं बल्कि सिर्फ नकल में महारत हासिल करता है। ये चीन की बात है। चीन में आप कोई भी सामान आप उठाकर देखेंगे तो वो आपको नकली ही मिलेगा। हम आज रफाल की बात कर रहे हैं, तो पहले हम आपको चीन के लड़ाकू विमान भी बता देते हैं, क्योंकि चीन के जो लड़ाकू विमान हैं वो भी नकली हैं। उदाहरण के लिए चीन का लड़ाकू विमान चेंगडू J-10 अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की कॉपी है, यानी उसकी नकल है। इसी तरह चीन का शेनयांग J-11 लड़ाकू विमान रशिया के फाइटर जेट सुखोई Su-27 की हूबहू नकल करके बनाया गया। यानी ये उनके जो दो बड़े फाइटर जेट्स हैं, ये दोनों नकल हैं। एक F-16 की नकल है और दूसरा रशिया से नकल किया गया है। और चीन इन्हीं विमानों को अपना स्वदेशी बताकर, यानी मेड इन चाइना बताकर, पाकिस्तान जैसे देशों को बेच भी देता है। लेकिन आज हम चीन के इस नकल वाले कारोबार का 100% असली यानी ओरिजिनल DNA टेस्ट करेंगे। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार नकली सामान बनाना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल एंटरप्राइज यानी ऐसा उद्योग है जिसे पूरी तरह अपराधी चलाते हैं। यह नकली सामान का उद्योग होता है। पूरी दुनिया में हर साल 127 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नकली सामान बेचा जाता है, और यह कनाडा, रशिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। दुनिया भर में जो नकली सामान बेचा जाता है उसका 80% चीन में बनता है, और मजे की बात यह है कि चीन इस नकली सामान का 60 से 80% अमेरिका जैसे देशों को ही बेच देता है। यानी जिन देशों में बने सामानों की कॉपी, नकल चीन तैयार करता है, उस सामान को उन्हीं देशों में बेचकर चीन उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। अमेरिका से कोई सामान निकाला, प्रोडक्ट निकाला, उसकी कॉपी की और वापस अमेरिका को ही बेच दी। चीन कॉफी से लेकर कार तक किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी तैयार कर सकता है। वर्ष 1985 तक चीन में कुल कार्स की संख्या 5200 थी। सोचिए, सिर्फ 5200 कार थी वहां पर। तब चीन में ज्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती थी, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट संस्कृति के अनुसार लोगों को निजी गाड़ी रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज चीन में गाड़ियों की संख्या 27 करोड़ से भी ज्यादा है। यह पूरे यूरोप में मौजूद कारों की संख्या से ज्यादा है। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां चीन में गाड़ियों का निर्माण करती हैं, लेकिन चीन बहुत ही बेशर्मी से इन्हीं कंपनियों के डिजाइन्स को और टेक्नोलॉजी को चुराकर नकली गाड़ियां बाजार में उतार देता है। इसके कुछ उदाहरण आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। तो चीन में बनी हुई कुछ मशहूर नकली कार कौन कौन सी हैं, ये आज आप देखिए। और इनमें से बहुत सारी नकली कार ऐसी होंगी जिनके बारे में आप भी जानते होंगे। कुछ दशक पहले तक भारत की सबसे मशहूर कार हुआ करती थी मारुति 800। इस छोटी कार को भारत की पहली फैमिली कार कहा जाता था। आज इस गाड़ी का उत्पादन भारत में नहीं होता, लेकिन चीन में इसकी एक नकली कॉपी आज भी बहुत मशहूर है और बिक रही है। चीन में मारुति 800 को जियांगनान टीटी के नाम से बेचा जाता है। यह है जियांगनान टीटी। और आप देखिए, आपके तस्वीर, आपके स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें हैं। भारत की मारुति 800 है और चीन की जियांगनान टीटी है। और आप देख पाएंगे हूबहू मारुति 800 की नकल है। यह देखने में मारुति 800 जैसी दिखती है और इसमें लगा इंजन भी मारुति 800 की तरह 800 सीसी का ही है, और बाकी सारे फीचर्स भी बिल्कुल मारुति 800 जैसे हैं। भारत में बिकने वाली एक और बड़ी कंपनी टोयोटा की एक मशहूर कार का नाम है इनोवा। इनोवा
भारत में लगभग 25 लाख रुपए में बिकती है, यानी उसकी रेंज 25 लाख से शुरू होती है। लेकिन चीन में लिनमैक्स के नाम से बिकने वाली यह कार सिर्फ 7.5 लाख रुपए में मिल जाती है। यानी इनोवा भारत में 25 लाख से शुरू होती है, 25 लाख के आसपास उसकी रेंज है, लेकिन चीन में आपको 7-8 लाख रुपए में इसकी कॉपी मिल जाएगी, जो बिल्कुल इनोवा जैसी ही दिखती है। इसी तरह मशहूर कार निर्माता जैगुआर लैंड रोवर की एक मशहूर कार है जिसका नाम है रेंज रोवर इवोक। चीन में हूबहू इसी तरह की दिखाई देने वाली कार लैंडविंड X7 के नाम से बिकती है। असली कार की कीमत करीब 55 लाख रुपए है, जबकि चीन में बनी इस नकली कार की कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए है। आपको बता दें कि आज की तारीख में जैगुआर लैंड रोवर भारत की कंपनी मानी जाती है, क्योंकि भारत की टाटा मोटर्स ने इसे खरीद लिया था। इसी तरह की एक और बड़ी कार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है ऑडी। आपने इसका नाम सुना होगा, और इस कंपनी का एक मशहूर मॉडल है जिसका नाम है ऑडी R8। चीन में इस कार की नकली और सस्ती कॉपी CH लिथिया के नाम से बिकती है। असली ऑडी R8 की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि चीन में यह कार इससे काफी कम कीमत पर ही मिल जाती है, क्योंकि यह नकली है। दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान गाड़ियों में से एक मानी जाती है रोल्स रॉयस फैंटम। इसकी कीमत भारत में 9 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती है, लेकिन चीन में इसकी नकली कॉपी गीली GE के नाम से बिकती है, जिसकी कीमत करीब 32 लाख रुपए है। कुल मिलाकर चीन एक ऐसा देश है जहां आप किसी भी बड़े महंगे ब्रांड के नकली कपड़े, नकली जूते पहनकर किसी नकली कार में घूम सकते हैं। आप नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं, नकली कॉफी पीते हुए कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करना तो कोई चीन से सीखे। यानी घड़ी भी वहां नकली मिल जाएगी आपको, पेन नकली मिल जाएगा, कपड़े नकली मिल जाएंगे, जूते नकली मिल जाएंगे और फोन भी नकली मिल जाएंगे। लेकिन चीन में बने नकली सामान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए नकली सामान की वजह से अकेले अमेरिका को ही हर साल 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यहां तक कि भारत में डिब्बा बंद खाने पीने का सामान भी चीन की नकल करने की आदत की भेंट चढ़ चुका है। माना जाता है कि इस इंडस्ट्री के 22% हिस्से पर चीन में बने नकली बाजार का नकली सामान का कब्जा है, और इससे भारत के कई बड़े ब्रांड्स प्रभावित होते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकली सामान की वजह से हर साल 6000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी चीन अपने यहां ये नकली सामान बनाकर खुद तो मुनाफा कमाता है, लेकिन दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि चीन ये काम करता कैसे है। इसके लिए चीन 3 तरीके अपनाता है। पहला तरीका है किसी भी ओरिजिनल सामान की सप्लाई चेन में सेंध लगाकर उसमें से असली सामान को चुरा लेना और फिर उसे सस्ते दामों पर गैर कानूनी तरीके से बेच देना। दूसरा तरीका है असली सामान की कॉपी तैयार कर लेना। दुनिया के ज्यादातर प्रोडक्ट्स चीन में ही बनाए जाते हैं, इसलिए चीन के पास इनके डिजाइन की पूरी जानकारी होती है, टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होती है। चीन इसका फायदा उठाता है और नकली स्पेयर पार्ट्स फिट करके असली सामान की कॉपी बाजार में पेश कर देता है, वो भी बहुत सस्ते दामों पर। तीसरा तरीका है बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स की कॉपी तैयार करना। इन प्रोडक्ट्स के नाम भी असली प्रोडक्ट से मिलते जुलते होते हैं, ताकि ग्राहक आसानी से नकली और असली का फर्क ना समझ पाए। उदाहरण के लिए मशहूर कॉफी चेन स्टारबक्स की तर्ज पर चीन में सनबक्स नाम की एक कॉफी चेन बहुत मशहूर हो चुकी है। चीन में नकल को ना तो नैतिक अपराध माना जाता है, ना ही वहां के कानून इसे रोकने की कोई कोशिश करते हैं। चीन में नकल की यह संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए अगर कोई बड़ी कंपनी चीन की किसी अदालत में कोर्ट में जाकर कोई दावा भी करती है उनकी चीन की किसी कंपनी के खिलाफ, या ये कहती है कि इन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, तो चीन की अदालतों में ज्यादातर मामलों में कभी कोई सुनवाई नहीं होती और कोई भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी चीन में इस तरह के जो केस होते हैं जहां नकल को चैलेंज किया जाता है वो जीत नहीं पाते, कोई सुनवाई नहीं है वहां पर। कहा जाता है कि चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के ज्यादातर सिद्धांत उनके खुद के नहीं थे, बल्कि ये भी उन्होंने अपने पहले के दार्शनिकों से कॉपी किए थे, और चीन में इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता। और चीन में आज भी कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों का बहुत गहरा प्रभाव है। यानी चीन ने नकल को अपनी संस्कृति का एक हिस्सा बना लिया है और चीन इस पर शर्म करने के बजाय गर्व करता है। लेकिन भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। भारत ने दुनिया को हमेशा मौलिक सिद्धांत
और मौलिक विचार दिए हैं, हमेशा ईमानदारी पर जोर दिया है। इसलिए नकली मेड इन चाइना को आप असली मेड इन चाइना के जरिए जवाब दे सकते हैं और चीन को सबक सिखा सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि भारत और चीन में क्या फर्क है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपके साथ मिलकर मेड इन इंडिया मुहिम शुरू की थी और आपसे कहा था, आपको एक नंबर दिया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप उस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नंबर पर मिस्ड कॉल दिया। आप देख लीजिए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए अगर आप मेड इन इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आज आप ये प्रण लेते हैं कि आप इसके बाद सिर्फ भारत में बना सामान खरीदेंगे और चीन में बने सामान का बहिष्कार करेंगे, अगर आप ऐसा फैसला करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। यह नंबर आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस समय 98 लाख से ज्यादा लोग इस नंबर पर मिस्ड कॉल दे चुके हैं और अब यह नंबर 1 करोड़ तक पहुंचने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है यह नंबर अभी जब आप नोट कर रहे हैं, अब 98 लाख के आसपास हमारा यह नंबर पहुंच चुका है और कुछ घंटों में अगर आप चाहें तो यह आंकड़ा 1 करोड़ को छू जाएगा। और इससे जुड़ी देश भर से हमारे दर्शकों ने जो प्रतिक्रियाएं दी हैं वो भी आज आपको सुननी चाहिए। चाइनीज गुड्स को बैन करने का मुहिम जो जी न्यूज ने चलाया है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, पर इसके लिए हम लोगों को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा जिससे कि देश तरक्की की राह पर चल सके। मैं जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करती हूं। हमें भारतीय प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। जी न्यूज ने जो मुहिम चलाई है चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और सभी भारतवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रण ले कसम खाएं कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। मैं जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये देश भक्ति वाले टॉपिक लेके आते हैं और मैं आज के बाद चाइना का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। बाइकआउट चाइना। मैंने भी मिस कॉल किया है ताकि हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था सुधर जाए और चीन के आइटम सब बंद हो गए। बैन ऐप ने ऐप को बंद किया है, बैन करके ये बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए हिंदी चीनी बाय बाय और सबको यही बोलता हूँ कि चीनी प्रोडक्ट को यूज न करें। ये मुहिम जो आप लोगों ने चलाई है ये सकारात्मक रूप ले रही है और बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। इसका फायदा हम सबको होगा और भारत में पूरी क्षमता है कि वो अपने आप को सरवाइव करवा सके बिना किसी दूसरी देश के सामान और सेवाओं के। जी न्यूज के कैंपेन के लिए तो मैं तो ये चाहूंगी कि हर किसी को आगे आना चाहिए और एक साथ हाथ मिलाना चाहिए जी न्यूज के कैंपेन के लिए कि जी न्यूज भी आगे बढ़ सके। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि देश भर के लोग हमारी इस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं और अब जी न्यूज के जरिए देश में जागरूकता फैल रही है। जब नकल की बात हो ही रही है तो आज हम एक और नकल की बात करते हैं जिसके केंद्र में भारत की फिट इंडिया मुहिम है। भारत ने देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए कुछ समय पहले फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी और अब दुनिया के कई देश और वहां के नेता इसी तरह की कैंपेन्स अपने यहां शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश के लोगों को फिट बनाने के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत करीब 96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लोगों को अपना वजन कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मुहिम की वजह क्या है, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि अचानक ये बोरिस जॉनसन को क्यों लगा कि उनके देश के लोगों को फिट होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोगों का वजन जरूरत से ज्यादा है। हेल्थ सर्वे फॉर इंग्लैंड के एक आंकड़े के मुताबिक ब्रिटेन में 18 वर्ष से ऊपर के 31% लोग मोटापे का शिकार हैं। यह मोटापा वहां लगभग हर किसी को प्रभावित कर रहा है। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद मोटापे का शिकार हैं और जब कुछ समय पहले वो कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुए थे तो उन्हें इसी मोटापे की वजह से उनकी स्थिति बिगड़ गई थी और उन्हें 3 दिनों के लिए आईसीयू में भी रहना पड़ा था। तो जब वो अस्पताल में थे और कोरोना वायरस से उन्हें संक्रमण हुआ था, उस समय शायद उन्हें पहली बार यह समझ में आया कि वो अनफिट हैं और उनका वजन बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस का संक्रमण होने से पहले बोरिस जॉनसन का वजन लगभग
107 किलोग्राम था, जो अब घटकर 100 किलोग्राम रह गया है। यानी उन्होंने 7 किलोग्राम कम कर लिए हैं अपने, लेकिन अभी और ज्यादा वजन कम करने की जरूरत है उन्हें। इसलिए अब बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि पूरे ब्रिटेन के लोग अपने शरीर की तरफ ध्यान दें और अपने मोटापे को कंट्रोल करें। अपने देश की जनता को एक संदेश देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा है, आई वॉज टू फैट, यानी वो बता रहे हैं अपने देश के लोगों को, मैं बहुत मोटा था। इसलिए बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि उनके देशवासी खुद को फिट बनाने के लिए मेहनत करें। बोरिस जॉनसन ने वजन को नियंत्रण में रखने की अहमियत बताते हुए कहा, क्या कहा है आज आपको यह सबसे पहले सुनना चाहिए। I've always wanted to lose weight for ages and ages, and I think many people, I struggle with my weight, go up and down. But since I recovered from coronavirus, I've been steadily building up my fitness. I don't want to make any excessive claims because I've only really just started concentrating on. But I'm at least a stone down. I'm more than a stone down. But when I went into ICU, when I was really ill, I was way overweight. I'm only about 5'10", at the outside, and I was too fat. बोरिस जॉनसन और उसके जैसे नेताओं की यहां पर एक बात के लिए जरूर तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग बहुत ईमानदारी से अपनी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, बहुत ईमानदारी से अपने देश के लोगों को बता देते हैं कि उनके स्वास्थ्य के साथ क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। जैसे बोरिस जॉनसन ने बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया कि वो मानते हैं कि वो अनफिट हैं, वो मानते हैं कि उनका वजन बहुत ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत समय से चाहते थे कि वो अपना वजन थोड़ा कम करके बताएं। भारत में जो पॉलिटिक्स होती है वो बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से चलती है, और भारत के जो नेता हैं या इस क्षेत्र के जो बाकी देश भी हैं, उनके जो नेता हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपने निजी जीवन को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। कभी भी अपने निजी जीवन के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। इतनी ईमानदारी से वो अपने देश के लोगों के साथ अपने बारे में कभी संवाद नहीं करते। इसलिए बोरिस जॉनसन की यहां पर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने अपना एग्जाम्पल दिया, अपना उदाहरण दिया, और अपनी ही केस स्टडी को सामने रखकर वो अपने देश के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यह सही है कि मैं बहुत मोटा हूं। ब्रिटेन के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए बोरिस जॉनसन ने एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब डॉक्टर जरूरत से ज्यादा वजन वाले मरीजों को साइकिलिंग करने और जिम जाने के लिए कहेंगे। डॉक्टर मरीजों को उन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के बारे में भी बताएंगे जिनसे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसी तरह जंक फूड के बाय वन गेट वन फ्री जैसे ऑफर्स पर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स के कैश काउंटर्स पर अब ग्राहकों को कैंडीज और टॉफीज नहीं मिलेंगी। रेस्टोरेंट्स में मेन्यू पर यह लिखना अनिवार्य हो जाएगा कि किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं। इसके अलावा खाने पीने के जिन प्रोडक्ट्स में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनके विज्ञापन टीवी पर रात 9 बजे से पहले नहीं दिखाए जाएंगे। ये भी वहां पर बताया गया है। और जो पैकेट्स होंगे खाने पीने के सामान के, उन पर भी यह बताना जरूरी होगा कि इसमें कैलोरी काउंट क्या है। ब्रिटेन ने भारत पर करीब 200 वर्षों तक राज किया था, और इस दौरान भारत में 31 बार अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग भारत में भूख की वजह से मारे गए। आखिरी बार सबसे बड़ा अकाल 1943 में बंगाल में पड़ा था, जिसमें 30 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत हो गई थी। जबकि ब्रिटिश राज के भारत आने से पहले 2000 वर्षों के इतिहास में भारत में सिर्फ 17 बार अकाल पड़े थे, और उसमें मरने वालों की संख्या भी इतनी नहीं थी जितनी ब्रिटिश राज के दौरान थी। यानी जब ब्रिटिश राज आया भारत में तो बहुत बड़ी संख्या में अकाल पड़ने लगे। ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों की वजह से ही अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई थी, और वर्ष 1947 में भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आप सब जानते हैं, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा। जब भारत आजाद हुआ तब भारत की एक बहुत बड़ी आबादी भूखमरी और कुपोषण का शिकार थी। सबसे बड़ी चुनौती ही यह थी भारत के सामने कि बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिसके पास खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना नहीं था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं और भारत में कुपोषण से होने वाली मौतों में बहुत बड़ी कमी आई है। लेकिन स्थिति अब बदल गई है, उल्टी हो गई है। स्थिति यह है कि अब ब्रिटेन की तरह भारत के भी करोड़ों लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और इनकी संख्या 13 करोड़ से ज्यादा है।
लेकिन पिछले साल अगस्त में भारत में लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत हुई थी और इसमें देश के बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर खिलाड़ियों और बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था। और आज भारत से सबक लेते हुए ब्रिटेन भी इसी तरह की नीति पर काम कर रहा है और वहां के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आप इसे फिट ब्रिटेन का फिट इंडिया मूवमेंट भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वहां के लोग अब मोटापा ब्रिटेन छोड़ो का नारा लगा रहे हैं। मोटापे से जुड़े खतरों के प्रति लोगों की जागरूकता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जब कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार होता है तो कोविड-19 जैसी बीमारियां उसके लिए ज्यादा घातक हो जाती हैं। इससे पहले आपने शायद अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को इतना गंभीरता से नहीं लिया होगा। आप अपनी कार की सर्विसिंग पर ज्यादा ध्यान देते होंगे, लेकिन अपने शरीर की सर्विसिंग पर आपका ध्यान नहीं होगा। जबकि होना यह चाहिए कि जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं वैसे ही आपको अपने शरीर की सर्विस भी करानी चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में कोविड-19 के 812 मरीजों पर एक स्टडी की गई जिसमें यह पता लगा कि इनमें से 70% मोटापे का शिकार थे और जिन लोगों की कोविड-19 से मौत हुई उनमें से 82% को मोटापे की शिकायत थी, यानी वो जरूरत से ज्यादा वजन वाले लोग थे। भारत में फिलहाल 5% जनता मोटापे का शिकार है, लेकिन आने वाले एक दशक में यह संख्या बढ़कर 40% हो जाएगी। मोटापा अपने आप में एक बीमारी तो है ही, लेकिन यह साथ में दूसरी बीमारियां भी लेकर आता है। यह अपने साथ हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी लेकर आता है। इसलिए मोटापे को भी एक महामारी मानते हुए इससे लड़ने की जरूरत है। और आप सोचिए, एक जमाना था जब लोग भूख से मरते थे क्योंकि खाने के लिए नहीं है, और अब लोग ज्यादा खाने की वजह से मर रहे हैं। संतुलित वजन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। जिसके पास आज अच्छा स्वास्थ्य है वही इस दौर में एक विजेता की तरह उभर सकता है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा और मजबूत इम्यूनिटी होगी, उसे ही अब आने वाले भविष्य में अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वही हवाई यात्रा कर पाएगा, उसे ही शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल्स में एंट्री मिलेगी, और एक स्वस्थ व्यक्ति ही बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएगा और वही अपने आप को कोरोना वायरस से बचा भी पाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उस पर काम कीजिए और कुछ जरूरी टिप्स अपनाकर खुद को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने की आप कोशिश कीजिए। और ये क्या टिप्स हैं ये तो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको ये टिप्स थोड़े आपको जरूर हम बताएंगे। 4 मिनट का एक ब्रेक हम यहां पर ले लेते हैं। 4 मिनट के इस ब्रेक के बाद हम आपको फिट रहने के कुछ टिप्स देंगे।
वैसे तो हम आपको अक्सर ये बताते रहते हैं कि आपको फिट रहना चाहिए, वजन अपना काबू में रखना चाहिए, लेकिन आज एक बार फिर से आपको कुछ टिप्स दे देते हैं कि फिट रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो आप नियमित समय पर सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप समय पर नाश्ता नहीं करेंगे तो आप भूख लगने पर ऐसी चीजें खाने लगेंगे जिनसे आपका वजन बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि हर 2 या 3 घंटे के अंतराल पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ खाते रहें, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए और थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। इसके अलावा ढेर सारे फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दीजिए। खुद को ज्यादा सक्रिय बनाएं, एक्टिव बनाएं और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। समय समय पर आपको पानी पीते रहना चाहिए। दिन भर में काफी पानी पीना चाहिए आपको। कोई भी पैकेज खाना खाने से पहले उसके लेबल को बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें कि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, उसमें कैलोरीज कितनी है। हमेशा छोटी प्लेट में खाना खाएं और हो सके तो जिस मुख्य बर्तन में खाना है उसे खुद से दूर रखें, ताकि आपको बार बार खाना लेने के लिए उस बर्तन तक जाना पड़े। यानी आप कम खाने के लिए प्रेरित रहें और ज्यादा बड़ी संख्या में अगर खाना आपके सामने रखा होगा तो आप ज्यादा खाना खाएंगे। अपने डाइट प्लान से अपनी मनपसंद चीजों को पूरी तरह से बाहर ना करें, बल्कि इन्हें संतुलित मात्रा में अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। अपने घर में जंक फूड कम से कम लाएं और इसे जमा तो बिल्कुल ना करें अपने घर में। शराब का सेवन या तो बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें। और आखिरी बात यह है कि अपना भोजन पूरी योजना के साथ करें, यानी आप नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के भोजन में जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने पोषक तत्व हैं, आपको जरूर इसका काउंट रखना चाहिए। किसी कागज पर या अपने मोबाइल फोन पर आप देखिए कि आज आपने दिन भर में क्या खाया है। और आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है, इसलिए हम अपने अगले विशेषण की शुरुआत उन्हीं के एक कथन से करना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको नींद नहीं आने देता। इसलिए आज हम डॉक्टर कलाम के सपनों के जरिए भारत के भविष्य का एक विश्लेषण करेंगे। आज से 5 वर्ष पहले 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की उम्र में डॉक्टर कलाम का निधन हुआ था। वो शाम का समय था जब डॉक्टर कलाम मेघालय के शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों को एक लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर का विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल अर्थ, यानी जीने योग्य पृथ्वी का सृजन। लेक्चर के दौरान ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि 2 चीजें उनमें हमेशा जोश भरती हैं, विज्ञान और उसे सीखने की चाह रखने वालों का साथ। जीवन की अंतिम सांस लेने से पहले वो छात्रों से ही बात कर रहे थे और वो खुद भी शायद ऐसी ही मौत चाहते रहे होंगे। डॉक्टर कलाम के निधन को आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके विचार आज भी भारत के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। और कई बार ऐसा लगता है कि अगर आज के युग में डॉक्टर कलाम जिंदा होते तो वो भारत के करोड़ों युवाओं को बहुत प्रेरणा दे सकते थे। हमारा मानना है कि डॉक्टर कलाम एक विचार हैं और विचार कभी मरते नहीं। इसलिए आज हम डॉक्टर कलाम को एक यादगार श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे कि जीवन की पहली सफलता के बाद रुके नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी, आप सिर्फ लकी थे इसलिए सफल रहे। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन इसी विचार के साथ जिया। वर्ष 1962 में डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी DRDO में आए थे। उनके कामों को देखते हुए वर्ष 1969 में उनका ट्रांसफर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में कर दिया गया। डॉक्टर कलाम के निर्देशन में ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण किया था, प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया था, जिसे वर्ष 1980 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया था। उनकी अगुवाई में ही जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल और टैंक भेदी मिसाइलों पर काम हुआ, जिसकी वजह से भारत को पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें मिली। और यही वजह है कि उन्हें देश का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 1992 से 99 तक डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार और DRDO के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। जब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, तब डॉक्टर कलाम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उसमें।
आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि डॉक्टर कलाम को भारत और विदेश के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा था। डॉक्टर कलाम ने वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। डॉक्टर कलाम को देश के सभी प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण और 1997 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। दक्षिण भारत के सबसे आखिरी छोर रामेश्वरम में जन्मा एक बच्चा जीवन के तमाम संघर्षों के बाद भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। बचपन में अखबार बांटने वाला एक बच्चा अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छू लेता है कि एक दिन दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बन जाता है। एक मछुआरे परिवार से देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा में साहस है, इच्छा शक्ति है और संघर्ष है, और सबसे बढ़कर देश को नई उड़ान और नई दिशा में ले जाने का एक सपना है। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए क्या उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। तमिलनाडु में रामेश्वरम की पावन धरती। इसी पावन धरती के धनुषकोटी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को कलाम का जन्म हुआ। पिता जैनुलाब्दीन के पास ना तो बड़ी दौलत थी, ना ही कोई बड़ी तालीम। लेकिन तब किसे पता था कि मामूली से परिवार का मामूली सी शक्ल सूरत वाला कलाम आगे चलकर देश के दिल में बस जाएगा। वो भी तब जब उसका शुरुआती जीवन संघर्ष और नाकामियों से उलझा हुआ था। कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल से कलाम ने पढ़ाई शुरू की। लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बावजूद उन्हें पढ़ाई में इतना लगाव था कि कलाम रोज सुबह 4 बजे उठकर गणित पढ़ते थे और पढ़ाई के बाद ही वो अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने जाते थे। लेकिन अगले कुछ वर्षों में कलाम का परिवार मुश्किलों से घिर गया। रामेश्वरम तट पर आए तूफान में कलाम के पिता की वो नाव चली गई जो आमदनी का बड़ा सहारा थी। कलाम पढ़ाई जारी रखने के लिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से अखबार के बंडल उठाकर सड़कों पर बेचने लगे। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। रामनाथपुरम के शॉर्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। कलाम का पहला सपना खुद को पायलट के रूप में देखना था। इस सपने को लेकर कलाम भारतीय वायुसेना की परीक्षा देने पहुंचे, जहां उन्हें 9वां स्थान मिला। लेकिन वायुसेना के पास सिर्फ 8 सीटें ही थी और कलाम अपने सपने के बेहद करीब पहुंचकर चूक गए। इस नाकामी ने कलाम को बहुत परेशान किया, लेकिन पिता की एक बात ने उनका नजरिया बदल दिया। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। इसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज पहुंच गए, जहां से उन्होंने वर्ष 1954 में फिजिक्स की पढ़ाई पूरी की। लेकिन बाद में उन्होंने इस पढ़ाई के 4 साल पर बहुत अफसोस जताया, क्योंकि उनका पसंदीदा विषय एरोस्पेस इंजीनियरिंग था। इसे पढ़ने के लिए वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गए। इसके बाद कलाम ने मुड़कर नहीं देखा। वो अगले 4 दशक तक डीआरडीओ से जुड़े रहे, मिसाइल तकनीक में भारत को सक्षम बना दिया और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हो गए। एक व्यक्ति जिसने अखबार बेचने से शुरुआत की, उसने देश को मिसाइल और न्यूक्लियर पावर बना दिया और फिर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा। अपने संघर्ष, लगन और मेहनत से हासिल की गई यह अद्भुत उपलब्धि है
ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सोच बड़ी हो। कलाम जैसा दूसरा कोई नहीं था, न दूसरा कोई होगा। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप डॉक्टर कलाम के जीवन से कौन सी 5 बातें सीख सकते हैं जिनसे आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहली बात जो आप डॉक्टर कलाम से सीख सकते हैं वो है विनम्रता। आज के दौर में जब राजनेताओं का एक बड़ा वर्ग राजाओं की तरह व्यवहार करता है, डॉक्टर कलाम की सादगी, उनकी ईमानदारी और विनम्रता उन सब के लिए एक आईना है। डॉक्टर कलाम एक छोटे से बैग के साथ वर्ष 2002 में राष्ट्रपति भवन में आए थे राष्ट्रपति बनने के बाद, और जुलाई 2007 में जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तब भी उनके पास सिर्फ 2 छोटे छोटे सूटकेस थे, यानी कोई बड़ा सामान भी नहीं था। दूसरी बात ये, डॉक्टर कलाम पूरी तरह गैर राजनीतिक थे और हमेशा राजनीति और राजनेता दोनों से दूरी बनाकर रखते थे। कहते हैं इसरो में काम करने के दौरान वो हमेशा अपना इस्तीफा अपनी जेब में रखकर घूमते थे। उनका कहना था अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लेंगे और अपना पद तुरंत छोड़ देंगे। तीसरी बात, जब आज के दौर में ज्यादातर लोग सफलता की सीढ़ियां कुछ खास वजहों से चढ़ते हैं, लोग सफल क्यों होते हैं उसकी 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है आपका परिवार, परिवारवाद के दम पर लोग सफल होते हैं। दूसरा है राजनीतिक पार्टियां, आप किसी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी में गए, वहां आप बड़े नेता बन गए। और तीसरा जो रास्ता होता है, धर्म का दुरुपयोग करके भी, धर्म के रास्ते पर चलकर भी लोग अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम इन सब बातों से ऊपर थे। ना तो वो किसी राजनीतिक परिवार, बड़े परिवार से आते थे, ना ही वो किसी पार्टी के सदस्य थे, और ना ही उन्होंने कभी भी धर्म का उपयोग किया ऊपर जाने के लिए, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए। वो कुरान पढ़ते थे तो उन्हें गीता और वीणा से भी प्रेम था। वो अपने दम पर शीर्ष पर पहुंचे। उनके पीछे ना तो परिवारवाद था, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी। डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन एक कर्मयोगी की तरह बिताया। चौथी बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि बतौर वैज्ञानिक वो सही मायने में मेक इन इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर थे। वो पहले दिन से, आज से नहीं, कई दशकों पहले से मेक इन इंडिया में विश्वास रखते थे। उनकी शिक्षा अपने देश में हुई। बड़ा वैज्ञानिक बनने के बाद उन्होंने अपना देश कभी छोड़ा नहीं और विज्ञान के क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाया। अपने देश के लिए मिसाइलों की तकनीक के मामले में उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सामने चुनौती पेश की। यानी कलाम सही मायनों में शुरू से आखिर तक आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया के परिचायक बने रहे। और आत्मनिर्भर भारत को देखकर डॉक्टर कलाम को बहुत खुशी होती। और डॉक्टर कलाम के जीवन से सीखने वाली 5वीं बात यह है कि वो एक छात्र के तौर पर विलक्षण प्रतिभा के धनी नहीं थे। वो एक औसत छात्र थे स्कूल में, और परीक्षाओं में भी उनके कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं आया करते थे, लेकिन उनमें सीखने की जबरदस्त चाहत थी और देश सेवा की भावना थी। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए जज्बात उनके जबरदस्त थे और उनके अंदर एक आग थी कुछ भी नया करने की, कुछ भी सीखने की। भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे और उनका कहना था कि भारत को 2020 तक तभी विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सकता है जब विद्यार्थी और युवा नई सोच रखें। इसलिए आपको डॉक्टर कलाम के सपने पूरा करने की दिशा में जरूर आगे बढ़ना चाहिए और अपना योगदान भी जरूर देना चाहिए। उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 1939 को सीआरपी यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से अंग्रेजों ने इस सुरक्षा बल की स्थापना की थी। लेकिन आजादी के बाद वर्ष 1949 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम बदल दिया था और सरदार पटेल ने इसकी सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा। सीआरपीएफ में इस समय 3 लाख जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज हम सीआरपीएफ के सभी जवानों को सलाम करते हैं। वर्ष 1866 में आज ही के दिन अटलांटिक केबल का काम पूरा हुआ था। इसी के साथ अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ मौजूद देशों के बीच संचार व्यवस्था शुरू हुई थी। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का अमर किरदार निभाने वाले अभिनेता अमजद खान का निधन आज ही के दिन वर्ष 1992 में हुआ था। अपने 20 साल के करियर में अमजद खान ने 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। फिल्म शोले में उनकी जुबान से निकले डायलॉग्स हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित डायलॉग्स रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, वर्ष 2015 में आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 83 वर्ष की आयु में मेघालय के शिलोंग में हुआ था। उस समय वो शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर दे रहे थे और तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम में उनके अहम योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 1998 में पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। वर्ष 2002 में डॉक्टर कलाम देश के राष्ट्रपति बने। उनकी सादगी के लिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। और अगर आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच होते तो वो रफाल लड़ाकू विमानों के भारत आने पर बहुत खुश होते, क्योंकि वो सामरिक तौर पर देश की मजबूती के सबसे बड़े पक्षधर थे। और इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। ये बात वर्ष 1921 में आज ही के दिन पहली बार सिद्ध हुई थी। कनाडा के बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक बैंटिंग और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। राम मंदिर के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। राम मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश हो रही है। पाकिस्तान आर्मी की आईएसपीआर विंग की भारत के खिलाफ यह साजिश है।